हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेज। आई एम हिमांशु मिश्रा, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पैरेलल सर्किट की बात की थी, दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। इससे पहले भी काफी बातें की जा चुकी है, तो आप उन वीडियोस को भी देख के इस वीडियो को देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हो वो क्लियर हो। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेज का लेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसकी क्या खासियत है, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल चुके हैं, जिससे न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ डेरिवेशन क्लास 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। एक फिक्स्ड क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका फिक्स्ड क्वेश्चन है। एंड न्यूमेरिकल इसके बड़े क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके न्यूमेरिकल टफ होते हैं। तो आपको बहुत केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा इन टॉपिक्स पर, जहां मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे वीडियोस को बहुत केयरफुली देखिए और चीजों को क्लियरली समझिए, नहीं तो मुश्किल आने वाली है अगर आप ऐसा नहीं करते तो। ओके, चलिए अब इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है इस वीडियो में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है बेटे, मैंने आपको बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंसेज या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस, टू आर मोर देन टू रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सच अ वे, अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेज को हम इस तरीके से कनेक्ट कर दें कि हर एक रेजिस्टेंस का पहला एंड, जैसे यहाँ पे मैंने ये पहला एंड लगा दिया, वो किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला एंड, यहाँ पे भी पहला एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है, सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। और इसका दूसरा एंड भी अगर आप देखें तो ये एंड भी क्या है, किसी एक पॉइंट से कनेक्ट है। हाँ, ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट होगा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यानी टू आर मोर देन टू रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट देयर फर्स्ट एंड इज कनेक्टेड विद द सेम पॉइंट and another end is connected with another same point। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बेटे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। इसको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। अब अगर बेटे यहाँ पर सपोज कर लिया जाए हमारे पास दो R1 और R2 दो रेजिस्टेंसेज है पैरेलल में। R1 और R2 क्या है, दो रेजिस्टेंसेज हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और उनको हमने क्या किया, एक V वोल्टेज के सेल से कनेक्ट कर दिया। एक V वोल्टेज के सेल से बेटे कनेक्ट कर दिया। तो हमें ये डिराइव करना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट वर्ड का क्या मतलब है कि R1 और R2 जो मिलके यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर हम उसको एक ऐसे रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें जो दोनों के इक्वल में काम करे, यानी ये जो अकेले यहाँ R1 और R2 मिलके जो काम कर रहे हैं, वो कोई एक रेजिस्टेंस अगर काम करने लगे उस तरीके से, तो उसको R1 और R2 का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो हमें वो फाइंड करना है कि R1 R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इसके लिए मैं ये जो लैंग्वेज है बता दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में रीडिंग कर लीजिएगा। अब थोड़ी सी बात लिखनी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि लेट टू रेजिस्टेंसेस R1 and R2 are connected in parallel to each other, and this combination
and this combination is connected with a cell of potential V। बेटे हम इस कॉम्बिनेशन को V पोटेंशियल से कनेक्ट किए हैं। आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, तब इसको फिगर आप बनाएंगे। बात समझिए, ये आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप इसको अपने कॉपी में फिगर बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको वक्त दे रहा हूं, आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके अपना नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको हटाता हूं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसमें कितना करंट जाएगा। देखिए, अब चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है R1 और R2, हम और इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि R1 को सेम पोटेंशियल मिलेगा और R2 को भी सेम पोटेंशियल मिलेगा। R2 को भी सेम पोटेंशियल मिलेगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ तक ये वायर कॉमन आया है ना, दोनों के लिए यहाँ से यहाँ तक देखिए रास्ता सेम है, यहीं से अलग हो रहा है। तो जब यहाँ से ये भी पोटेंशियल ले रहा है, यहाँ से ये भी पोटेंशियल ले रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे यहाँ दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल ले रहे हैं। इस वजह से R1 और R2 को बेटे सेम पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कोई करंट I इसमें ट्रेवल किया, यानी I करंट सेल से निकला, तो यहाँ पहुंचने पर वो क्या हो जाएगा, R1 और R2 के अपने अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। R1 क्या है आपका, पैरेलल है, हो सकता है कि एक ज्यादा हो एक कम हो। हम अपने एग्जांपल के लिए सपोज कर लेते हैं R1 ज्यादा है R2 कम है। R1 ज्यादा होने का क्या मतलब है बेटे, कि रेजिस्टेंस को क्या पड़े, R1 ज्यादा होने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि रेजिस्टेंस इस तरफ ज्यादा वैल्यू होगा आपकी, और ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब करंट में रुकावट ज्यादा, ऑपोजिशंस ज्यादा होंगे। तो करंट जो होता है वो इजी पाथ चूज करता है, जो आसान रास्ता होता है वो चूज करता है। तो करंट इधर से जाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा करंट R2 से होके जाने की कोशिश करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि R2 की भी अपनी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग ही करंट जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा करंट जाना चाहती, बट R2 की तो क्षमता है ना बेटे, तो R2 अपने अकॉर्डिंग करंट जाने देगा, बची हुई करंट R1 से होके जाएगी। ये तब की बात है जब हमने R1 को ग्रेटर और R2 को क्या किया, स्मॉलर माना है। तो सपोज कर लिया जाए कि I1 करंट यहां से जा रही है, I2 करंट यहां से जा रही है। तो ठीक है, I1 करंट गई, फिर वापस इस नोड या इस पॉइंट पर पहुंची, इधर I2 आ रही है, इस पॉइंट पर पहुंची, तो I1 I2 फिर से मिलके क्या हो जाएंगे, I हो जाएंगे, और वापस करंट सेल में पहुंच जाएगी। तो यहां से हमने ये समझा कि हमने सपोज कर लिया कि R1 में I1 करंट फ्लो हो रहा है और R2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, लिखेंगे इन सपोज I1 and I2 be the currents flowing through R1 and R2 respectively। ये हम मान रहे हैं कि R1 R2 में क्या हो रहा है, I1 I2 करंट फ्लो हो रहा है। Since potential difference is same across each resistor in parallel combination, so ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि R1 और R2 को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यानी जो वोल्टेज मिलेगा बेटे, वो सेम मिलेगा। दैट इज वाई हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या पता लग गया, R1 पता है, V हमें यानी पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम ओम्स लॉ लगा के करंट की वैल्यू यानी I1 I2 निकाल सकते हैं। तो हम यही करने वाले हैं, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए, आपने लिख लिया, तो हम क्या करेंगे,
करंट I1 कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। कैसे आप लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिएगा यहीं पे, फ्रॉम ओम्स लॉ, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आए कि स्टूडेंट ने कैसे किया। तो ओम्स लॉ का यूज करके I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 निकाला गया, एंड ये एंड का साइन है बेटे, करंट I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, इक्वेशन हो जाएगा 2। ओके, अब एक और इक्वेशन बना लिया जाए। क्या बना लिया जाए, फ्रॉम सर्किट से हमें क्या पता लग रहा है, सर्किट से हमें यह पता लग रहा है कि हमारी जो I करंट है वही दो पार्ट में बटी है, और वो हमारे क्या है, I1 प्लस I2 है। तो इसे इक्वेशन 3 बना लिया जाए। इसकी जरूरत पड़ने वाली है, बाकी की हम जरूरत भी पड़ी ऐसा नहीं है, लेकिन इस पे हम ले आके वैल्यू पुट करेंगे, इस वजह से हम इसको अभी रहने देते हैं, बाकी को मिटाते हैं। आप इन इक्वेशंस को केयरफुली नोट करिए, आगे जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, अब हम बेटे क्या करने वाले हैं, हम इस सर्किट को एक इसके ऐसे सर्किट से रिप्लेस करते हैं, यानी R1 R2 को एक ऐसे रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं जो इन दोनों का काम वो अकेले करे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए, नाउ रिप्लेसिंग R1 and R2 with its equivalent resistance R। है ना, यहाँ इक्विवेलेंट हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक R रेजिस्टेंस ले लिया बेटे, और सेल वही रहेगा, यानी V का ही पोटेंशियल रहेगा, और उस सर्किट में सेल कितनी करंट दे रहा था, I, दैट इज वाई यहाँ पे I करंट होगा। ठीक है, देन अब आप इसको लिखने के बाद ये बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे बेटे देन I इज इक्वल टू, या करंट इन R, करंट I कितना हो जाएगा, V अपॉन R होगा कि नहीं, ओम्स लॉ से, क्योंकि ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR है। अगर आपको याद हो तो ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR है कि नहीं। तो इस इक्वेशन से बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब आप देखिए, आपने एक इक्वेशन लिखा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, और एक इक्वेशन लिखा V अपॉन R2, और एक इक्वेशन आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये इक्वेशन 4 बना लिया जाए, जिसमें आप V अपॉन R1 लिख रहे हैं, V अपॉन R। ये इक्वेशन 1 था बेटे, ये इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 4 है, और ये इक्वेशन 3। तो देखिए, इक्वेशन 3 में आपको I की जरूरत पड़ने वाली है, I की वैल्यू की। अच्छा, वो इक्वेशन 4 से है बेटे, मिल जाएगा। I1 की जरूरत पड़ेगी, वो इक्वेशन 1 से मिल जाएगा। I2 की जरूरत पड़ेगी, वो इक्वेशन 2 से मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे R2 में बेटे, है ना। तो हम क्या करें, इक्वेशन 1, 2 और 4 से ले जाके वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दें। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, पहले हम लोग I1 लिखते हैं, I2 लिखते हैं, एंड I फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 4 in 3। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, I1 की वैल्यू ले आएंगे, इक्वेशन 2 से I2 की वैल्यू ले आएंगे, इक्वेशन 4 से I की वैल्यू ले आके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलिए रखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन में देखिए 3 में क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है ना।
रख दिया जाए बेटे। I की वैल्यू क्या है, V अपॉन आर, रख दिया। I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1, ये भी प्लेस कर दिया। I2 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R2, ये भी प्लेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ V क्या है, कॉमन है, तो V आप क्या कर लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पे जब V कॉमन ले लेंगे तो भाई V यहाँ पर भी है, V यहाँ पर भी है, पहली प्लेस पे 1/R1 बच जाएगा, दूसरी प्लेस पे 1/R2 बच जाएगा, तो ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2, V बाहर बच जाएगा बेटे। अब देखिए ये V से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बेटे ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है, इसको आप बहुत ध्यान से करके अपने से एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं कि सर कैसे होता है। व्हाट्सएप नंबर हमारे मिल जाएगा तुमको मेरे चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्या ठीक है, तो अब जरा नोट की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट की बात करेंगे। बेटे हमने जब 1/R निकाला तो हमें एक्चुअली इक्वेशंस में क्या होता है, हमें R की वैल्यू निकालनी पड़ती है। इस वजह से हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ R1 R2 का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं। फिर R1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, R2 होगा, R2 1 से मल्टीप्लाई करके R2 दे देगा, फिर R2 डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, R1 बचेगा, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 आ जाएगा। चूंकि बेटे हमें चाहिए R, हमें 1/R नहीं चाहिए, हमें चाहिए R की वैल्यू, इस वजह से इसको हमें पलटना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो R को ऊपर लेना पड़ेगा, इस तरीके से इसको भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये जहां ये 1/R था ये क्या हो गया, R हो गया, या R/1, तो हम R/1 लिखते नहीं है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, पैरेलल सर्किट में। पहला नोट था बेटे। चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं। ये तो बेटे हमने दो रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया था, इस वजह से फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आया। अगर हम मोर देन 2 कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, चलिए 3 की बात करते हैं। फॉर 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are in parallel, R3 in parallel combination। अब देखिए डिराइव करने के लिए 2 के लिए देता है, जैसे आपके पास 2 का था ना 2 रेजिस्टेंसेस का, अब बेटे एक और ऐड कर दीजिए, यहीं पे 1/R3 डाल दीजिए, तीसरा रेजिस्टेंस R3 है अगर तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 रेजिस्टेंसेस के लिए हो गया। अगर इसी तरीके से 4 के लिए बोले तो यहाँ पर एक और ऐड कर दीजिए, 1/1 प्लस 1/R4, 5 के लिए कर दे तो प्लस 1/R5, इस तरीके से आप कनेक्ट करते जाइए। तो अगर n के लिए दे दीजिए बच्चे, अगर n के लिए कहें तो
तो यहीं पर नीचे फॉरेन रेजिस्टेंस है, तो ये क्या होगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn। ठीक है बेटे, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब अगर इसको चाहे तो ये लॉन्ग नोटेशन है, इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंड नोटेशन में कैसे लिखा जाता है, देखिए शॉर्ट हैंड नोटेशन में बेटे एक नया सिंबल यूज करते हैं, 1/r इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1/r i। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है बेटे, ये आपको मैथ्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा क्या करता है, समेशन का काम करता है। क्या करता है, समेशन का काम करता है। जैसे यहाँ पर क्या करेगा, ये i इज इक्वल टू 1 लेके आएगा, तो यहाँ पे i की जगह क्या कर देगा, 1/r1 प्लेस कर देगा, मिल गया। अब उसके बाद ये i जाएगा, इसको रिपोर्ट करेगा, पूछेगा कि कितना अभी जाना है, तो ये कहता है कि एक और इंक्रीज करो। अच्छा, इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर एक वैल्यू दी जाएगी, उससे चेक करेगा कि क्या हम उससे बड़े हैं या बराबर हैं। तो छोटे रहेंगे तो फिर आएगा, यहाँ पर 2 प्लेस करेगा। अब 1 था तो 2 हो गया, तो 1/r2 आया, फिर आया, एक इंक्रीज किया, फिर इसको चेक किया कि क्या हम छोटे हैं कि बड़े हैं। छोटे हो तो 1/r3, इस तरीके से कहां तक जाएगा, बराबर तक चल जाएगा। जैसे ही n+1 वैल्यू होगी, n तक दिया है, मान लीजिए 4 तक दिया है, n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर ये 5वें की पास जाएगा तो ये कह देगा कि नहीं, अब हमारी जो वैल्यू है या हमारी औकात जो है वो खत्म हो गई है, तो अब यहाँ पर समेशन रोक दो, जोड़ना रोक दो, ऐड करना रोक दो। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो ये बेटे आपकी पैरेलल सर्किट की कॉम्बिनेशन की क्या हुई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने लोगों ने निकाला, जो आपको एग्जाम में काफी मदद करने वाला है। आप बोर्ड्स के एग्जाम के पेपर्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बार बार हर साल इसका फिक्स्ड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। इसको आप तैयार करिए, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर नहीं आया। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जरूरी बातें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है बच्चे। अगर पसंद आ रही है तो उन लोगों को भी बताइए जो वीडियोस नहीं देख रहे हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो वीडियोस नहीं देख रहे हैं, उनको बताइए ना कि प्लीज ये आप वीडियोस देखिए और नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए घर पे कोरोना में, और कहीं जाइए मत, है ना। तो कोरोना में बेटे घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते जरूर रहिए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।